अस्सलाम वालेकुम। हम सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स को आप एडवांस सिग्नल एंड सिस्टम भी कह सकते हैं, एडवांस बायोमेडिकल सिग्नल एंड सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, और एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल आपका क्या होता है? एक सिग्नल जो है वो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो टाइम, स्पेस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुताबिक चेंज हो रही है, वो आपका सिग्नल कहलाता है, ठीक है। जैसे एक आपके पास यहाँ सिग्नल मौजूद है, एक्स टी इज इक्वल्स टू 40, या लीनियर सिग्नल है आपके पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो आपका एक्स टी का आंसर भी ज़ीरो आएगा, 40 से ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। और टाइम की वैल्यू वन पुट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, तो एक्स टाइम की वैल्यू वन पुट करने पर, नीचे आप ग्राफ टेबल में भी देख सकते हैं, टाइम की वैल्यू वन पुट करने पर एक्स टी का आंसर 4 आ रहा है। फिर टाइम की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 2 ज़ा 8, तो एक्स टी का आंसर 8 आ गया। टाइम की वैल्यू 3 पुट करने पर एक्स टी का आंसर 12 आ गया। तो टाइम की वैल्यू ज़ीरो पर एक्स टी ज़ीरो है, तो आप ओरिजिन से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। फिर टाइम की वैल्यू वन पर एक्स टी जो है वो 4 आ रहा है, तो कोई ना कोई सर्टेन पॉइंट होगा, इसलिए जो हमारी लीनियर ग्राफ बन रहा है इस पर। फिर टाइम की वैल्यू 2 पर जो है 8 आंसर आएगा ग्राफ में, टाइम की वैल्यू 3 पर 12 आंसर आएगा, तो एक आपके पास लीनियर ग्राफ बनेगा जो कि 40 होगा, ठीक है, 40 सिग्नल का। अच्छा, सिग्नल हमने कहा था कि क्या होता है, वो टाइम, स्पेस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारा सिग्नल किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम जो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम के चेंज होने से सिग्नल हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिग्नल जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है? एक फिज़िकल क्वांटिटी है, एक्स टी एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, उसके मुताबिक चेंज हो रही है। तो ये एक सिग्नल की हमने पढ़ा है, जिसको लीनियर सिग्नल कहते हैं। दूसरा हमारे पास सिग्नल की टाइप है, कॉलम नंबर 2 में आप देखें, एक्स टी इज इक्वल्स टू 2t² + 5। यहाँ पर अगर हम टाइम की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, 0 2 ज़ा 0, 0 + 5 5 आंसर आएगा। तो टाइम की वैल्यू ज़ीरो पर एक्स टी कितना है? 5। फिर टाइम की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर वन, 1 2 ज़ा 2, और 2 + 5 7, तो टाइम की वैल्यू वन पुट करने पर 7 आंसर आ रहा है। अगर हम टाइम की वैल्यू टू पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, टाइम के ऊपर स्क्वायर है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 आंसर आएगा। टाइम का स्क्वायर लगाएंगे, 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से, 4 2 ज़ा 8, फिर 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13, तो 2 पुट करने पर टाइम एक्स टी आपके पास 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ज़ीरो पर, टाइम की वैल्यू ज़ीरो पर ग्राफ जो है एक्स टी आपका 5 था, तो 5 से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर टाइम की वैल्यू वन पर 7, फिर टाइम की वैल्यू टू पर 13, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। तो ये सिग्नल जो था वो आपके पास क्वाड्रेटिक सिग्नल था। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिग्नल है, एक्स टी इज इक्वल्स टू 5 cos 40πt। तो कॉस और साइन के सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? साइनसॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस वेव्स की शक्ल में ये सिग्नल आता है, ठीक है। 5 जो है, इस ये जो मैक्सिमम जो सिग्नल का पॉइंट है वो 5 है, इसका हम इसको मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, एल्टीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। और +5 -5, मैक्सिमम ऊपर जाएगा, मैक्सिमम नीचे 5 तक ही जाएगा, तो 5 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस सिग्नल का। तो वेव है, वेव के बाद हम अभी आगे मज़ीद भी पढ़ेंगे। वेव में क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है वेव की कोई ना कोई, और इसका एक टाइम पीरियड होता है कि पूरी वेव साइकिल जो कंप्लीट हो रही है उसमें क्या टाइम पीरियड, कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो तमाम चीज़ें हम जो है साइनसॉइड सिग्नल की हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये cos 40πt के साथ यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये इसलिए मैक्सिमम 5 से लेकर 5 तक जा रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आपका साइनसॉइड सिग्नल, क्योंकि एक्स इजिकल्स टू 5 cos 40πt दिया हुआ है। तो ये जो 5 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये मैक्सिमम 5 तक जाएगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी ये सिग्नल, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमने साइनसॉइड के बारे में पढ़ा। दूसरे हमारे पास स्पीच सिग्नल जो है वो भी एक टाइप की सिग्नल है। तो स्पीच सिग्नल जो है वो बहुत सारा साइनसॉइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक्स इजिकल्स टू 5 cos 40πt + 8 साइन 38πt +30 + 6 cos 90πt +40, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर 3 साइनोसॉइड सिग्नल आपको गिवन दिए हुए, तीनों के कॉम्बिनेशन को हम स्पीच सिग्नल कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे और भी साइनोसॉइड्स हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइड सिग्नल को स्पीच सिग्नल कहा जाता है। स्पीच सिग्नल आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइड सिग्नल, जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये तमाम सिग्नल अभी भी हमने जितने भी पढ़े हैं, पीछे हमने 4t पढ़ा था, फिर 2t² + 5 पढ़ा था, लीनियर क्वाड्रेटिक, ये साइनोसॉइड पढ़ा हमने, फिर साइनोसॉइड के कॉम्बिनेशन का स्पीच सिग्नल हमने पढ़ा, ठीक है। तो इन तमाम सिग्नल में आपका, क्योंकि ये तमाम सिग्नल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, वो है टाइम, ठीक है। वहाँ पर भी आपके पास टाइम था,
यहाँ पर भी आपके पास टाइम है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लें, ये साइनसॉइड सिग्नल है 5 cos 40πt, ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये कम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइड जिसमें भी सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है आपका सिग्नल, तो ये सिग्नल कहलाएगा वन डायमेंशनल सिग्नल, ठीक है। अगर आपका सिग्नल एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो आपका फिर मल्टी डायमेंशनल सिग्नल हो जाएगा, जो यहाँ सेकंड कॉलम में आपके पास एग्जांपल मौजूद है, आई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4xy प्लस 10y², ठीक है। तो यहाँ पर x और y दो आपके पास वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, जिन पर आपका सिग्नल जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिग्नल क्या कहलाएगा, 2D सिग्नल कहलाएगा। और ये एक इमेज की फॉर्म में हमने ये सिग्नल बताया हुआ है। अच्छा, इमेज क्या होती है, इमेज के अंदर क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट इमेज की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 265 तक तकरीबन उसकी जो है वो इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़ीरो होगा, ज़ीरो की तरफ आपकी वैल्यूज़ आ रही होंगी तो वो ब्लैक कलर आएगा, आपकी इमेज पे ब्लैक कलर शो होगा। और बहुत ज़्यादा 265 की करीब करीब अगर वैल्यू होगी तो ब्लैक कलर शो होगा। और इनके दरमियान में जैसे 100 और 150 के दरमियान कोई वैल्यू इंटेंसिटी शो करेगी तो वो ग्रे कलर शो करेगा, ठीक है। अब इमेज में आपके पास लोकेशन होती है, पिक्सल लोकेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पर एक पिक्सल लोकेशन हमने ड्रॉ करी हुई है 2,3, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3। तो इस पिक्सल लोकेशन पर इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इंटेंसिटी वैल्यू ज़ीरो है तो वो ज़्यादा ब्लैकिश यहाँ पर हमें दिखेगा पॉइंट, इस पूरी इमेज में ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखेगा। और अगर ये वैल्यू 265 है तो यहाँ पर ब्राइट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटिश जो है कलर शो हो रहा होगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज़ जो है बीच की वैल्यूज़ होंगी इंटेंसिटी में जैसे कि 100, तो यहाँ पर ग्रे कलर आएगा, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट इमेज में आपके पास ब्लैक और वाइट के शेड्स ही होते हैं, तो यहाँ पर कुछ कुछ और इंटेंसिटी होगी स्टार्ट में इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के नीचे कुछ और इंटेंसिटी होगी राइट पर लेफ्ट पर। तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट इमेज आपके पास यहाँ शो होगी। तो ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो आपका 2D सिग्नल है, ठीक है। अगर हम ब्लैक एंड वाइट टीवी की बात करें तो क्या होगा, वो 3D सिग्नल हो जाएगा, क्योंकि इमेज जो है, इमेज का डेटा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। अगर हम एक एक सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करें तो एक सेकंड के अंदर जो है समझ लें 10 इमेजेस, हमने अपने मशीन को कहा कि एक सेकंड की जो हमने वीडियो बनाई है उसमें आप जो है 10 इमेजेस जो है वो मुझे निकाल के दें। या हमने 10 सेकंड की समझ लें इमेज बनाई है, तो और हमने अपनी मशीन को कहा 10 सेकंड की हमने एक वीडियो बनाई है ब्लैक एंड वाइट, और हमने अपनी मशीन को कहा कि मुझे इस 10 सेकंड में से आप 10 इमेजेस निकाल के दो, हर 2 सेकंड के बाद क्या इमेज थी वो मुझे निकाल के दो, तो हमारे पास 5 मुख्तलिफ इमेजेस आएंगी। क्योंकि 10 सेकंड में दो सेकंड के बाद अगर हम इमेज लें उसी वीडियो की, 10 सेकंड की वीडियो की, तो हमारे पास 5 पिक्चर्स जो हैं वो सामने आएंगी। उन पाँचों पिक्चर पर जो है वो मुख्तलिफ होंगी। उनके पाँचों पिक्चर में सेंटर में किसी की वैल्यू जो है कोई सेंटर में ब्राइट ब्लैक होगी, पहली इमेज हो सकता है, पांचवी इमेज जो है उसमें सेंटर में वो क्या हो, ब्राइट हो। तो ये क्या होगी, इंटेंसिटी वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं, किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ। टाइम जब 2 सेकंड था जो हमारे पास इमेज आई थी, हो सकता है उसमें 2 और 3 लोकेशन पर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो। और जो हमने लास्ट अपनी इमेज, पाँचवीं इमेज जो 10वें सेकंड पर हमने इमेज खोली है, हो सकता है कि उसमें जो है वो यहाँ पर ग्रे कलर आ रहा हो 2 और 3 लोकेशन पर। तो वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ आपका सिग्नल जो है उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है आपका सिग्नल। तो ब्लैक एंड वाइट आपके पास जब टीवी होगा वो क्या होगा, आपका 3D सिग्नल होगा, क्योंकि उसमें एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा, वो होगा टाइम, ठीक है। तो एक्स वाई के साथ टाइम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास सवाल में आ जाएंगे, तो वो 3D सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा, सिग्नल की क्लासिफिकेशन अगर हम करें, कितने टाइप्स के आपके पास सिग्नल्स होते हैं, तो पहला सिग्नल की जो क्लासिफिकेशन अगर हम कहें, कंटिन्यूस टाइम वर्सेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में अगर हम पढ़ें, तो हम वही हमने सबसे पहली अपनी एग्जांपल ली, एक्स टी इज इक्वल्स टू 4t, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम वर्सेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 पुट करें तो आंसर आएगा 8। अगर हम 2.48 पुट करेंगे तब भी कोई ना कोई 2.484 से मल्टीप्लाई होकर कोई ना कोई आंसर आपको यहाँ गिवन देगा, ठीक है। या टाइम की वैल्यू हम 0 पुट करें तो 0 आंसर आएगा।
अगर हम टाइम की वैल्यू नीचे आप देखेंगे 0.5 पुट करें तो 2 आंसर आएगा, टाइम की वैल्यू 0.75 पुट करें तो 3 आएगा, टाइम की वैल्यू 1 पुट करें तो 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि टाइम की कोई भी वैल्यू आप पुट करें इस सिग्नल में इनपुट में टाइम की कोई भी वैल्यू दें तो ये आंसर आपको देगा। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहलाएगा, क्योंकि हमने कोई रूल अप्लाई नहीं करा है टाइम के ऊपर। हम कोई भी टाइम की वैल्यू पॉइंट में हो, डेसिमल में हो या नेचुरल नंबर्स में हो, कोई भी टाइम की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो उस पर आंसर दे रहा है। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस टाइम। टाइम को हमने स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे कि अब यहाँ पर आप दूसरा सिग्नल देख लें, एक्स टी इज इक्वल्स टू कॉस 2π40t। यहाँ पर भी टाइम को हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपके पास ये पूरा ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है, ये साइनोसॉइड बन रहा है इसका। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हमने टाइम को क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इस सिग्नल में एक्स एन इज इक्वल्स टू 0.8 की पावर एन, ये आपके पास सिग्नल है, और एन जो है अगर ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ा होगा तो आपके पास आंसर आएगा, और अगर एन जो है वो ज़ीरो होगा तो अदरवाइज़ आपके पास जो है अगर एन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। सॉरी, एन की वैल्यू अगर ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ी होगी तो आपके पास आंसर आएगा 0.8 की पावर एन, अदरवाइज़ आंसर ज़ीरो होगा। यानी कि एन की वैल्यू ज़ीरो से अगर छोटी होगी तो आपके पास आंसर जो है वो गिवन ज़ीरो आएंगे। हमने अब एक रूल लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। और हम टाइम की वैल्यू जो है यहाँ पर हम पॉइंट में भी पुट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से पुट करेंगे। तो अब आप देख लें, टाइम की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करें 0.8 की पावर ज़ीरो, तो यहाँ थर्ड कॉलम में हमने कैलकुलेशन भी करी हुई है, तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि किसी भी टर्म के ऊपर अगर हम ज़ीरो लगाएं पावर में तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और एन की वैल्यू यहाँ हमने लिखी हुई है ज़ीरो, टाइम की वैल्यू ज़ीरो पुट करी तो 1 आंसर आया, ठीक है। एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, 0.8 की पावर 1 हमने लगाई तो 0.8 आंसर आएगा, ठीक है। और अगर हम 2 पुट करेंगे 0.8 की पावर 2 तो 0.64 आंसर आएगा। इसी तरह से 3 पुट करेंगे तो 0.512 आंसर आया। तो हम टाइम की स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो हमें जो है वो आंसर्स मिल रहे हैं। तो ये आपका सिग्नल कहलाएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। डी टी यहाँ लिखा हुआ है ग्राफ के साथ सेकंड कॉलम में नीचे। तो अगर कंटिन्यूस टाइम क्या है कि टाइम की हर वैल्यू पर आंसर देगा, पॉइंट में भी आप वैल्यूज़ डालें टाइम की, आपने कोई रूल नहीं लगाया हुआ है, टाइम की हर वैल्यू पर आंसर आ रहा है। जैसे 40 का ये ग्राफ बन रहा है, ये कॉस 2π40 का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। कोई डिस्क्रीट ग्राफ नहीं है, कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है, टाइम की हर वैल्यू पर आंसर आ रहा है, तो आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। और अगर टाइम की वैल्यू आपने खुद स्पेसिफाई कर दी है कि टाइम मुझे जो है मैं पॉइंट में नहीं डालूंगा टाइम, ठीक है, और टाइम की वैल्यू जो है या एन जो है वो ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं डालूंगा, ये हमने जो भी स्पेसिफाई करा है 0 1 2 3, अब हम टाइम की वैल्यूज़ डाल रहे हैं। जब हम एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई कर देंगे टाइम के साथ तो अब टाइम की स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर ही हमारी मशीन जो है वो आंसर देगी, सिग्नल जो है वो आंसर देगा। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहलाएगी, ठीक है। तो हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को ही चाहें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना सकते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई रूल अप्लाई करके, जैसे हमने यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का काम क्या है कि टाइम की हर वैल्यू पर आंसर देगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो टाइम की स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर ही आंसर देंगे, ठीक है। अभी तक आंसर क्या आ रहा है इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि टाइम की क्या वैल्यू है, क्या हम टाइम इनपुट क्या पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ पर हमने कंटिन्यूस टाइम में जो है वो ज़ीरो भी पुट करी, 0.5 भी पुट करी, 0.75 1 पॉइंट्स में भी हमने वैल्यूज़ पुट करी तो आंसर दिया। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम में हमने पॉइंट में टाइम की वैल्यू डेसिमल में पुट नहीं करी, पॉइंट में हमसे सिर्फ क्या पुट करा है, 0 1 2 3, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक रूल इसमें अप्लाई करा है कि टाइम की हम सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही पुट करेंगे जिसमें हमें आंसर देगा, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमने पढ़ लिया। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर आप कोई रूल अप्लाई करें तो वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन सकता है। अब हम वैल्यूज़ की बात करेंगे, ये जो हम आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, कंटिन्यूस वैल्यू वर्सेस डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल की अब हम बात कर रहे हैं। एक्स एन आपके पास एक सिग्नल है इज इक्वल्स टू 0.9 की पावर एन, ठीक है। अब अगर हम एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम ही हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं क्योंकि कोई हमने पॉइंट में वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। आप जो फर्स्ट कॉलम है उसी में ही आप देखें एन की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 पहले कॉलम में। फिर दूसरा कॉलम हमने एक्स एन का बनाया है जिसमें हम एक्स एन की वैल्यूज़ देखेंगे। तो एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0.9 की पावर 0 हो जाएगी, एन है ना, एन की वैल्यू 0 अगर हम पुट करेंगे तो 0.9 की पावर 0, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ब्लू कलर से ही जो आपको शो हो रहा है ना दूसरा कॉलम,
और 0.9 की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 0.9 ही आंसर आएगा। फिर n की वैल्यू जो है n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 0.9 की पावर 1 हो जाएगी, तो 0.9 ही आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी टर्म की पावर 1 हो तो वही आंसर होता है। और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0.9 के ऊपर अगर आप 2 पुट करें वैल्यू पावर में, तो उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 0.81 आंसर आएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 0.729 आंसर आया। 4 पुट करा तो 0.5832 आंसर आया। n की वैल्यू 5 पुट करी तो आपके पास 0.46656 आंसर आया। n की वैल्यू 6 पुट करी तो 0.373248 आंसर आया। फिर n की वैल्यू 7 पुट करी तो 0.2985984 आंसर आया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ में आपने कोई रूल नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू पर जो टाइम की वैल्यूज़ पर जब हम अब आप टाइम पुट कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, आपने तो ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ आपके पास आंसर में आ रही है। ठीक है, कि तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल कहलाएगा, क्योंकि आपने जो भी रिजल्ट आपके पास आ रहा है उसमें आपने कोई रूल नहीं लगाया है। ठीक है, कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हमने टाइम की वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं, यहाँ पे आंसर्स आते जा रहे हैं। डेसिमल के बाद देख लें आप, 2 नंबर भी आ रहे हैं, 1 नंबर भी आ रहा है, 3 4 5 6 7 नंबर भी आ रहे हैं। तो हमने कोई रूल अप्लाई नहीं करा हुआ, तो ये एक्शन क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल कहलाएगा। यहाँ पर हमने सेकंड कॉलम में इसको CV को ड्रॉ भी करा हुआ है, कंटिन्यूस वैल्यू को, कि टाइम की वैल्यू 0 पर 1 आंसर आ रहा है, फिर 1 पर 0.9 आ रहा है, 2 पर 0.81 आंसर आ रहा है। ग्राफ में आप देखें 3 पर 0.729 आ रहा है, 4 पर 0.5832 आंसर आ रहा है। ठीक है, टाइम n जो है आपका टाइम x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर xn है, तो ये आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अगर हम कोई रूल इसमें अप्लाई कर दें, राउंड ऑफ का जैसे हम रूल अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, तो ये अब हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ आएंगी। हमने राउंड ऑफ का रूल अप्लाई कर दिया, हमें सिर्फ डेसिमल में के पॉइंट के बाद हमें एक ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम रूल अप्लाई करते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा। राउंड ऑफ हम कर रहे हैं थर्ड कॉलम में, 0.9 ही रहेगा। 0.81 है, अब 1 5 से छोटा है तो 0.8 ही आंसर आएगा। राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, 5 से छोटी वैल्यू होती है तो उससे पहले वाला नंबर एज इट इज़ रहता है, और अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो उससे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर आप देख लें 0.729 है, तो 7 के बाद 2 है, 2 5 से छोटा है तो 7 एज इट इज़ रहेगा, 0.7 आंसर आ गया। फिर सेकंड कॉलम में क्या है हमारे पास वैल्यू 0.5832। ठीक है, 5 के बाद क्या है, 8 है, 8 5 से बड़ा है। ठीक है, तो इससे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे तो 0.5 नहीं रहेगा, ये 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से 0.46656 में आप देखें तो 4 के बाद है 6, 6 भी 5 से बड़ा है, तो इसमें इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 0.4 नहीं रहेगा, 0.5 हो जाएगा। फिर आप सेकंड लास्ट वैल्यू देखें, XN के अंदर 0.373248 है, तो 0.3 के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा होता है, तो इससे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे तो 0.3 नहीं रहेगा, ये 0.4 हो जाएगा। इसी तरह से 0.2985984 जो है, इसमें आप देखें 0.2 के बाद 9 है, 9 तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 0.3 हो गया। ठीक है, तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है, और पॉइंट के बाद हम सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने राउंड ऑफ का रूल अप्लाई कर दिया है अपने सिग्नल में, तो अब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। इसी को अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो हमने डिस्क्रीट वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है। 0 पर आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। राउंड ऑफ वाली वैल्यूज़ अब हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 1 टाइम की वैल्यू 1 पर 0.9 आंसर, टाइम की वैल्यू 2 पर 0.8 आंसर, टाइम की वैल्यू 3 पर 0.7, टाइम की वैल्यू 4 पर 0.6, टाइम की वैल्यू 5 पर 0.5 आंसर, इस तरह से ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ अगर आपने कोई रूल अप्लाई करके डिस्क्रीट वैल्यूज़ आपके पास रिजल्ट सिग्नल में आ रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल कहलाएगा। तो एनालॉग सिग्नल, जो भी नेचुरल सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस वैल्यू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं। और अगर हम उसमें रूल्स अप्लाई करते हैं, टाइम को भी हम स्पेसिफिक कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम में हमें वैल्यूज़ सिर्फ निकाल के दो, और स्पेसिफिक फिर वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही होती हैं तो उनको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो डिस्क्रीट वैल्यू हो जाती हैं फिर वो। ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है आपके वो डिजिटल सिग्नल कहलाएंगे, और एनालॉग सिग्नल क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूस वैल्यू कंटिन्यूस टाइम। एनालॉग सिग्नल पर ही आप रूल्स अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ को और उनके टाइम को आप डिस्क्रीट कर सकते हैं, जिससे डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेट होगा, और वो आपका सिग्नल क्या कहलाएगा, डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। तो ये हमने टाइप्स पढ़ ली हैं सिग्नल की। क्लासिफिकेशन, एक और हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम सिग्नल। x इज इक्वल्स टू 2t + 5, ये आपके पास सिग्नल है,
डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होते हैं, जो कोई ना कोई इक्वेशन से या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप उसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, तो आपके पास डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने इक्वेशन में एक सिग्नल लिया हुआ है, दूसरा सिग्नल आपने लिया हुआ है, टाइम की वैल्यू आपने स्पेसिफाई करी हुई है, तो इस टाइप के सिग्नल्स को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं और उनके आंसर्स कर निकाल सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, और उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो सर्टीन है, ठीक है। तो इस टाइप के सिग्नल्स को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहेंगे। रैंडम सिग्नल क्या होते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस जो है वो सर्टेन नहीं होती, हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि ये आंसर्स आएंगे इसके, तो इन इस टाइप के सिग्नल को हम क्या कहते हैं, रैंडम सिग्नल कहते हैं। इनको हम स्टडी कैसे करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस या प्रोबेबिलिटी के तौर पे हम इसको जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ अभी 2024 चल रहा है, अगर मैं कहूँ 2024 का आज जो है वो सितंबर का महीना चल रहा है ये, ठीक है। और जून जुलाई में जो है 2024 में काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो अगर मैं कहूँ कि 2025 में जुलाई के महीने में क्या बारिश होगी, तो आप कैसे उसका अंदाज़ा लगाएंगे। आप पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे कि 2024 में जुलाई में बारिश हुई थी, 2023 में बारिश हुई थी, 2022 में भी जुलाई में बारिश हुई है, तो ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि 2025 में भी इतने परसेंट चांसेस हैं कि जुलाई में बारिश हो। तो पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पर प्रोबेबिलिटी के इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा हम लगाकर जो स्टडी करते हैं जिन सिग्नल को, उनको हम क्या कहते हैं, रैंडम सिग्नल कहते हैं। तो ये सिग्नल की हमने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं। अब मल्टी चैनल वर्सेस मल्टी डायमेंशनल सिग्नल की अगर हम बात करें, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ी थी एक 2D इमेज की अगर हमने बात करी थी IXY, उसमें हमने कहा था ब्लैक एंड वाइट इमेज थी, तो वो हमारे पास 2D सिग्नल था, ठीक है। और 2 डायमेंशनल सिग्नल था क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर मौजूद थे हमारे पास, एक्स और वाई। और अगर हम ब्लैक एंड वाइट टीवी की जब हमने बात करी थी XYT, तो वो 3D सिग्नल था, क्योंकि उसमें जो है वो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे थे। ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ की जो इंटेंसिटी है, जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसकी इंटेंसिटी टाइम के हिसाब से जो है वो हर पिक्सल पॉइंट पर चेंज हो रही थी, तो आपका वो क्या कहला रहा था, फिर 3D सिग्नल कहला रहा था, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल सिग्नल तो हम पढ़ चुके हैं। अब मल्टी चैनल सिग्नल क्या होते हैं। मल्टी चैनल सिग्नल वो होते हैं जो मल्टीपल सेंसर्स से एक ही टाइप का सिग्नल आपको जो है वो दे रहे हो, या मल्टीपल रिसोर्सेज से एक ही टाइप का सिग्नल आ रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों से सिग्नल आ रहा है, सेम टाइप का सिग्नल है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टी चैनल सिग्नल कहलाएगा। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं ECG सिग्नल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिग्नल। ECG जो मशीन लगी हुई होती है जो हार्ट की आपकी एक्टिविटी बताती है, हॉस्पिटल की मशीन ECG, वो क्या बता रही होती है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, उसमें ग्राफ्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो सिग्नल आता है कैसे, आप चेस्ट पर हम 2 या 3 लीड्स लगाते हैं, और तो उससे सिग्नल आता है। 10-12 लीड्स भी लगाते हैं इसमें, यूज़ करते हैं, उससे भी सिग्नल आता है। तो ये तमाम लीड्स जो हम अपने चेस्ट पर लगा रहे हैं, हाथ पर, पाँव पर लगाते हैं, तो इन तमाम लीड्स से सिग्नल्स आते हैं, और वो सिग्नल सेम टाइप सिग्नल आता है जो कि आपका जो है वो ECG सिग्नल बनता है, ठीक है। तो ECG सिग्नल जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से सेम टाइप का सिग्नल आपका रिसीव कर रहा है, और उसको कंबाइन करके ये जो डाटा आ रहा है आपके मुख्तलिफ सेंसर पॉइंट से, जो भी आपने चेस्ट में लगाए हुए हैं, हाथ में सेंसर्स लगाए हुए हैं, उन सब से वो सिग्नल रिसीव कर रहा है हार्ट का, और उसको मिलाकर फिर वो ECG वेव बन रही है। तो ECG वेव का ही सिग्नल आ रहा है, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रहा है, तो मल्टी मल्टी चैनल सिग्नल इसको हम कहेंगे, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से सेम टाइप ऑफ सिग्नल आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, तो आपके पास कलर टीवी की अगर आप बात करें, तो उसमें XY हर पिक्सल पॉइंट पर इंटेंसिटी वैल्यू तो होगी, लेकिन वो 3 इंटेंसिटी वैल्यूज़ होंगी हर पिक्सल पॉइंट पर, ठीक है। वो 3 इंटेंसिटी पॉइंट कौन से होंगे, RGB। ब्लैक एंड वाइट में हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी लेवल सिर्फ एक ही पढ़ा था, 0 से 25, वो ब्लैक कलर का हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर वो 0 होगा आपका, तो वो ब्लैक की तरफ होगा, अगर वो 265 होगा तो वो वाइट की तरफ जा रहा होगा सिग्नल। तो यहाँ पर 0 से 265 तक आर की वैल्यूज़ होंगी, 0 से 265 तक ग्रीन की वैल्यू, और 0 से 265 पर तक ब्लू की वैल्यू, लेकिन एक ही पिक्सल पॉइंट पर ही। तो एक ही पिक्सल पॉइंट पर आर की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, रेड कलर की, ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की, तो इन तीनों कलर को मिला के कोई ना कोई कलर बनता है, ठीक है। इन तीनों कलर से ही डिजिटल के हमारे सारे कलर बनते हैं। तो ये टाइम के साथ साथ चेंज भी हो रहा है। अगर हम कलर टीवी की बात करें, तो वो टाइम के साथ साथ ये तमाम पिक्सल वैल्यूज़ जो हैं, इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं, वो चेंज हो रही होंगी। हर पिक्सल पॉइंट पर RGB की वैल्यू कुछ और होगी, फिर टाइम टाइम जब थोड़ा गुजरेगा तो उसी पिक्सल पॉइंट पर RGB की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो ये मल्टी डायमेंशनल सिग्नल तो है, लेकिन ये मल्टी चैनल सिग्नल भी है, आपके पास सिग्नल भी है।
तो कलर टीवी जो है वो मल्टी चैनल और मल्टी डायमेंशनल दोनों है, क्योंकि मल्टी चैनल क्या है, इसमें RGB तीनों वैल्यूज़ जो आ रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से, आपके पास रेड कलर की वैल्यू भी आ रही है, ग्रीन कलर की भी आ रही है और ब्लू कलर की भी आ रही है। तो ये आपकी क्या है, डिफरेंट 3 सेंसर्स हो गया RGB, लेकिन वो वैल्यू क्या दे रहे हैं, सेम टाइप ऑफ डाटा दे रहे हैं आपके पास। कलर कलर एक बना के आपको दे रहे हैं, सेम टाइप ऑफ डाटा दे रहे हैं कलर टीवी का। तो ये मल्टी चैनल से मल्टी डायमेंशनल सिग्नल जो है आपका ये कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और आसान करके समझाऊँ तो अगर हम सिर्फ ये कलर टीवी की एक कलर इमेज की बात करें, तो कलर इमेज में क्या होगा, जैसे वहाँ हमने एक पिक्सल पॉइंट हमने सेलेक्ट करा था 2,3, वहाँ पर इंटेंसिटी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है जिससे ब्लैक कलर शो होगा, 265 हो सकती है जिससे वाइट कलर शो होगा, या 100 और बीच की कोई वैल्यू हो सकती है जिससे ग्रे कलर शो होगा, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पर हम ये अज्यूम करें, ठीक है, 2,3 पर एक कलर इमेज की अगर हम बात करें, तो 2,3 लोकेशन पर अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो है 265 और जी और बी की वैल्यू जो है वो 1010 है, तो ग्रीन और ब्लू कलर बहुत कम इसमें होगा और आर कलर ज़्यादा शो होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेड कलर शो होगा। और अगर हम वहाँ कहेंगे कि उसी पिक्सल 2,3 पॉइंट पर ही जी की वैल्यू 265 और आर और बी की वैल्यू, रेड और ब्लू कलर की वैल्यू जो है वो कम है, तो वो बहुत ज़्यादा 2,3 पॉइंट पर वो पॉइंट जो है वहाँ पर इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो ग्रीन की बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर वहाँ शो होगा। उसी पॉइंट पर अगर हम कहें तो ब्लू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ब्लू कलर शो होगा। अगर दोनों की तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हाफ हाफ हैं, 100 आर की वैल्यू भी इस 2,3 पॉइंट पर 100 है, जी की भी 100 है और ब्लू की भी 100 है, तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो 100 है, तो एक नया कलर शो होगा तीनों को मिलाकर, ठीक है। तो वहाँ हो सकता है येलो कलर शो हो तीनों को मिलाकर, तीनों की अगर हम सेम क्वांटिटी कलर उसी पॉइंट पर, तो 2,3 पॉइंट पर अगर इन तीनों की वैल्यू 100 है RGB की, तो उन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक नया कलर वहाँ जनरेट हो रहा होगा। तो ये तीनों कलर्स क्या हैं, ये सेम टाइप ऑफ डाटा आपको दे रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा आ रहा है और सेम टाइप ऑफ डाटा आ रहा है, और ये कलर इमेज आपकी फिर ये शो हो रही है, तो मल्टी चैनल आपका डाटा कहलाएगा। कलर पिक्चर की अगर हम बात करें, उसी कलर पिक्चर को फिर आप जो है वो इसको आप क्या कहते हैं, कलर टीवी अगर आप जनरेट करें, तो आप 2,3 पर समझ लें 100 थी पहले सेकंड में वैल्यू, फिर दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हो जाएँ, यानी कि आर जो है वो 265 हो जाए और बाकी की दो जो हैं वो कम हो जाएँ वैल्यूज़, तो वो बहुत ज़्यादा दूसरे सेकंड में बहुत ज़्यादा वो पॉइंट जो है वो रेड शो होगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरे सेकंड में अगर ब्लू की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसी पॉइंट पर ब्लू कलर बहुत ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आपका कलर टीवी जो है वो मल्टी चैनल सिग्नल भी है और मल्टी डायमेंशनल सिग्नल भी है। तो ये तमाम सिग्नल्स के बाद अब हम पढ़ते हैं x इजिकल्स टू a cos 2π/ft प्लस थीटा। ये जो है वो आपका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, और थीटा जो है वो फेज़ है। तो ये अगर हम इस सिग्नल को पढ़ें, तो ए आपके पास यहाँ देख लें ग्राफ के अंदर एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है पॉजिटिव और माइनस ए है। थीटा जो है वो आपका फेज शिफ्ट है, कि ये इस ग्राफ को ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए था ओरिजिन से, ना एक्स और वाई ज़ीरो होते हैं, लेकिन ये थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रहा था। ये फेज शिफ्ट आपका जो है वो थीटा जिसको डिनोट कर रहा है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करें, तो एक पूरी वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हैं दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी अगर आप टाइम को कम कर दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब आप ये साइनसॉइड का यहाँ पर हमने एक सिग्नल जैसे बनाया हुआ है, साइन थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा माइनस थीटा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो एक एक्स टी। आप दूसरा सिग्नल देख लें, इजिकल्स टू 5a कॉस 2π/ft प्लस थीटा। यहाँ पर अगर हम ए के साथ अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड पहले आपका ए था, अब 5a हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड वाले ग्राफ में पहला ग्राफ जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और -5a तक ये जाएगा। टाइम पीरियड आप देख लें इसका, ये बड़ी सी एक वेव बन रही है, और ये यहाँ पर आपकी वेव जो है वो कंप्लीट हो रही है, जो ज़ीरो से पहले से स्टार्ट हो रही है और ये आगे जाके कंप्लीट हो रही है। अगर आप नीचे वाले ग्राफ को देखें, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर दो वेव्स कंप्लीट हो गई। तो आप देखें, हमने टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो नीचे वाले ग्राफ में अगर आप देखें राइट साइड पर ही, तो ये एक वेव कंप्लीट हो रही है इसके आधे टाइम में, जो ऊपर वाली बड़ी वेव है, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमने कम कर दिया, तो यहाँ पर दो वेव्स बन चुकी हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है, ठीक है। कितनी वेव्स बन रही हैं कितने टाइम पीरियड में, वो क्या कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक वेव बन रही है ऊपर वाले सिग्नल में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। नीचे वाले सिग्नल में दो वेव बन रही हैं इतने ही टाइम में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, समझ लें ये 10 सेकंड में एक वेव बनी है ऊपर वाली ना, ठीक है, और नीचे जो है 10 सेकंड में दो वेव बनी है, ठीक है। तो ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल की वो कम है, नीचे वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी तो नीचे वाले सिग्नल की ज़्यादा हो गई, लेकिन टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। क्यों?
क्योंकि एक वेव को कंप्लीट होने में अब 5 सेकंड लग रहे हैं, ऊपर एक वेव को कंप्लीट होने में 10 सेकंड लग रहे थे पूरे, ठीक है, अगर हम अपनी एग्जांपल को देखें तो टाइम पीरियड को कम करने से फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। और क्या इसमें रहता है, कॉस थीटा प्लस 90, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक्स टी इजिकल्स टू ए कॉस 2 पाई एफ टी प्लस थीटा। एफ जो है कैपिटल एफ आपका एनालॉग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा, स्मॉल एफ डिजिटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो 2 पाई एफ जो है, ये सिग्मा जो है, ये 2 पाई एफ को डिनोट करेगा ओमेगा, और सॉरी ये ओमेगा की साइन है, और ओमेगा की साइन इसमें जो है वो डब्ल्यू से डिनोट होगी डिजिटल फ्रीक्वेंसी में, और वो भी 2 पाई एफ को ही डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास एक्स टी सिग्नल के अंदर ये जो ए कॉस 2 पाई एफ टी जो लिखा हुआ है, टाइम टी तो टाइम पीरियड हो गया इसका, और 2 पाई एफ जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी कहलाएगी, ठीक है, और प्लस थीटा, थीटा आपका चाहे जो है वो फेज शिफ्ट है। तो अगर हम इसको कहें कि इसकी वन लाइन रिप्रेजेंटेशन आप करें तो आप किस तरह से करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये आपके पास सिग्नल है एक्स टी इजिकल्स टू ए कॉस 2 पाई एफ टी प्लस थीटा, ठीक है। तो आपने ड्रॉ करा है एक्स एफ और मैग्नीट्यूड लगाया, क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं। ऊपर वाला प्लॉट जो है मैग्नीट्यूड है, नीचे वाला प्लॉट जो है वो फेजल प्लॉट है। नीचे आपने ये एंगल की साइन बनाई है और एक्स एफ लिखा है आपने, ठीक है, और नीचे हम फेजल प्लॉट इसका ड्रॉ करेंगे, एंगुलर प्लॉट जो इसका, ठीक है। एक्स इजिकल्स टू ए कॉस 2 पाई एफ टी प्लस थीटा, ये आपके पास सिग्नल है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि एफ फ्रीक्वेंसी एफ पर ये सिग्नल का मैग्नीट्यूड जो है वो है ए, ठीक है। तो आपने मैग्नीट्यूड प्लॉट में आपने ड्रॉ कर दिया कि फ्रीक्वेंसी एफ पर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है ए, और फ्रीक्वेंसी एफ पर ही इसका फेज जो है वो है थीटा। तो आप नीचे देख सकते हैं ग्रीन कलर में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी एफ पर इसका जो है एंगल है वो है पॉजिटिव थीटा, तो हमने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर है, ठीक है। तो यह भी सिंपल सा है, इसको आगे हम पढ़ते जाएंगे तो और ये मज़ीद समझ आता जाएगा। जैसा अब यहाँ पर कॉलम में आप देखें, लास्ट कॉलम में एक्स टी इक्वल्स टू 5 cos 40 pi t माइनस 35, अब हमने वैल्यूज़ दे दी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस 40 pi t को 2 पाई एफ टी की फॉर्म में हम लेकर आएंगे, तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका आप हाफ़ कर दें या उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। 40 लिखा हुआ है यहाँ पे, 40 का हाफ क्या होता है 20, या 40 को 2 से डिवाइड करें तो 20 आंसर आएगा। तो अब आप उसको 2 पाई 20 t की शक्ल में आपने ये टर्म लिख दी है नीचे सेकंड लाइन में, 5 cos 2 पाई 20 t माइनस 35। अब ये 20 आपके पास फ्रीक्वेंसी है, अगर 20 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापसी से 40 पाई टी हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू हमारी जनरेट हो जाएगी, तो यह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 आपके पास, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर आप जनरल टर्म में देखें 2 पाई एफ टी है जनरल टर्म में, लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर आप देखें ए कॉस 2 पाई एफ टी प्लस थीटा, और यहाँ पर आपने जो लिखा है राइट साइड पे कॉलम में 5 cos 2 पाई 20 t माइनस थीटा। तो 20 आपके पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब 20 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर कॉस के साथ क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, यहाँ कॉस के साथ ए लिखा हुआ था, ए मैग्नीट्यूड था, यहाँ पर क्या है 5 लिखा हुआ है तो 5 मैग्नीट्यूड है। तो 20 फ्रीक्वेंसी पर 5 मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। फेजर मैग्नीट्यूड प्लॉट हमने ड्रॉ कर दिया। फेजल प्लॉट की बात करें तो 20 फ्रीक्वेंसी पर एंगल कितना आ रहा है -35। अब क्योंकि आपका एंगल नेगेटिव है तो -35 हमने नीचे ड्रॉ करा है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल आ गया है, इसमें आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइड्स हैं, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं। इसका ये स्पीच सिग्नल भी इसको हम कह सकते हैं जो हमने पढ़ा था, इसका हम वन लाइन रिप्रेजेंटेशन अब हम ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास एक्स इजिकल्स टू 5 cos 40 pi t माइनस 35 लिखा हुआ है, आपने यहाँ लिख दिया। 5 cos 40 pi t को आपने ब्रेक कर दिया हाफ में, तो 2 पाई 20 t माइनस 35 जैसा हमने पहले करा था वैसे ही। फिर आ गया आपके पास दूसरा सिग्नल प्लस 7 cos 70 pi t प्लस 70 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर नीचे लिखेंगे 7 cos 2 पाई 35 t प्लस 70, क्योंकि 70 का हाफ कर दिया आपने तो 35 हो गया। 2 पाई एफ टी की फॉर्म में हमें इसको लिखना होता है। प्लस 8, अब 8 के साथ कॉस नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 cos 2 पाई 0 t, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो है प्लस एंगल भी इसका ज़ीरो है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 2 पाई t से मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो कर देगी, 0 प्लस 0 ज़ीरो हो जाएगा, और cos 0 का आंसर 1 होता है, और 8 1 8, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको जनरल टर्म में इस तरह लिखेंगे खोल के, ठीक है। 8 cos 2 पाई 0 t प्लस 0। अब इसका अगर हम इस पूरे सिग्नल का वन लाइन रिप्रेजेंटेशन पे बनाएं, तो सबसे पहले हम जीरो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जीरो फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड क्या है आपका 8 है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड आपने 8 तक ड्रॉ कर दिया। फिर जीरो के बाद क्या नंबर आता है 20 आता है, तो हम 35 नहीं, पहले 20 फ्रीक्वेंसी वाला ड्रॉ करेंगे। तो 20 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड कितना आपका 5 है, तो हमने 20 पर 5 ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से फिर 35 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, तो 35 पर हमने 7 ड्रॉ कर दिया। यह आपका हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट। फेजल प्लॉट की बात करें जो कि हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ करा हुआ है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर एंगल कितना है 0 है, तो हमने यहाँ 0 पर ही ग्रीन कलर से डॉट लगा दिया है।
ठीक है, तो ज़ीरो आंसर आ गया आपका। और अगर हम 20 फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20 फ्रीक्वेंसी पर एंगल कितना है, -35 है। तो ग्रीन कलर से आप देख लें फेजल प्लॉट में 20 पर हमने -35 ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से 35 फ्रीक्वेंसी पर एंगल कितना है, 70 है, 35 पर हमने 70 एंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके पास सिग्नल की वन लाइन रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है। अब आपके पास दूसरा सिग्नल है जिसमें आपके पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं 5 माइनस 10 कॉस 80 पाई टी प्लस 30 प्लस 7 साइन 60 पाई टी प्लस 60 माइनस 4 साइन 10 पाई टी प्लस 45। अब इस सिग्नल में आपके पास नेगेटिव कॉस भी है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन भी हैं, लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने सिर्फ पॉजिटिव कॉस के बारे में पढ़ा है। तो हम इन तमाम अपने सिग्नल्स को पॉजिटिव कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ये रेड कलर से फार्मूलाज लिखे हैं इन फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। साइन थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा माइनस 90। और अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो आप उसको कैसे क्या कर देंगे, कॉस थीटा माइनस थीटा में -90 कर देंगे। ठीक है, थीटा में से -90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका सिग्नल जो है वो पॉजिटिव कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा फार्मूला है माइनस साइन थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा प्लस 90। अगर आप थीटा में जो है +90 ऐड कर देंगे माइनस साइन के सिग्नल में तो वो पॉजिटिव कॉस बन जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस कॉस का सिग्नल है तो उसके एंगल में अगर आप 180 ऐड कर देंगे तो वो पॉजिटिव कॉस बन जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मजीद समझ में आ जाएगा। एक्स टी इजिकल्स टू 5 प्लस 5 आपका सिग्नल है, 5 को मैंने 5 ही रहने दिया क्योंकि हम सीख चुके हैं कि इसके साथ क्या करना है। ठीक है, जो यहाँ पर 8 था पिछले सिग्नल में, तो उसको मैं मजीद खोल नहीं रहा इस सिग्नल को 5 को। ठीक है, अब -10 कॉस 80 पाई टी प्लस 30 जो सिग्नल था उसको हमें माइनस से प्लस करना है। तो हमने क्या कर दिया, माइनस से प्लस करके लिख दिया नीचे 5 प्लस 10 कॉस 80 पाई टी प्लस 30 तक था, लेकिन हमने प्लस 180 भी इसमें ऐड कर दिया क्योंकि माइनस कॉस से प्लस कॉस में जाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एंगल में 180 ऐड करना है। तो आपका ये सिग्नल प्लस कॉस का हो चुका है। ठीक है, 5 प्लस कॉस 80 पाई टी प्लस 30 प्लस 180। अब दूसरी बात करते हैं हम, +7 साइन था ऊपर, नीचे हमें 7 कॉस करना है। तो पॉजिटिव साइन से पॉजिटिव कॉस में जाना है तो हम क्या करेंगे, एंगल में से -90 कर देंगे। तो अब हम देखते हैं +7 कॉस 60 पाई टी प्लस 60 लिखा हुआ था, हमने एंगल में से -9 कर दिया, 60 -90। तो आपका जो है साइन का सिग्नल कॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थर्ड सिग्नल आपके पास माइनस साइन का था, -4 साइन 10 पाई टी प्लस 45। तो हम क्या कर देंगे, माइनस से पॉजिटिव में जाना होगा पॉजिटिव कॉस में, तो एंगल में +90 ऐड करेंगे। अब हम नीचे आ जाएँ सिग्नल में, +4 कॉस 10 पाई टी प्लस 45 था, इसमें हमने +90 ऐड कर दिया तो ये कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कन्वर्जन कर दी है साइन को कॉस में, और माइनस कॉस को भी साइन पॉजिटिव कॉस में आपने कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कॉस में कन्वर्ट कर दिया और पॉजिटिव साइन को भी पॉजिटिव कॉस में हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट लाइन पर आ जाएँ तो 5 प्लस 10 कॉस 80 पाई टी, एंगल को हमने ऐड कर दिया, 30 प्लस 180 210 हो गया, प्लस 7 कॉस 60 पाई टी -60 और +60 और -90 था वो -30 हो चुका है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस -90 -60 करा तो 30 आंसर आया, और 30 के साइन माइनस रखी हमने क्योंकि 90 के साथ माइनस था, बड़े की साइन आएगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखा हमने, +4 कॉस 10 पाई टी प्लस 45 प्लस और 95 कितने हो गए, 135। तो ये लाइन भी आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो है वो सिग्नल दोबारा हम ड्रॉ करते हैं, एक्स टी इजिकल्स टू 5 कॉस। अब कॉस को मैंने खोल दिया है यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 के साथ कॉस नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, 5 कॉस 2 पाई 0 टी प्लस 0, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 है, इसका एंगल भी 0 है। फिर प्लस 10 कॉस आपके पास 80 पाई टी था, उसका हाफ कर दें आप तो क्या हो जाएगा, 2 पाई 40 टी हो जाएगा प्लस 210, इसका एंगल आ गया। फिर +7 कॉस 2 पाई 30 टी कर दिया हमने क्योंकि 60 पाई टी था, इसका 60 का हाफ कर दिया ताकि हम फ्रीक्वेंसी पता लगा सकें इसकी क्या है। तो 2 पाई 30 टी -30 लिख दिया। फिर लास्ट में क्या है आपके पास, +4 कॉस 2 पाई 5 टी प्लस 135, 10 का हाफ कर दिया तो 5 टी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके पास, अब आपको इजी हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगल क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट की बात करें तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर आपके पास मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, हमने 5 ड्रॉ कर दिया। फिर जीरो के बाद कौन सी भी फ्रीक्वेंसी आएगी, 40 नहीं, 30 नहीं, 5 आएगी। ठीक है, तो 5 फ्रीक्वेंसी पर लास्ट वाला टर्म जो है, 5 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड कितना है, 4। फिर हमने ग्राफ में 5 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड 4 रेड से ड्रॉ कर दिया। फिर हमारे पास क्या आएगी, अब 30 फ्रीक्वेंसी की बारी आएगी, 30 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड है 7, वो हमने ड्रॉ कर दिया। फिर आपके पास क्या वैल्यू आएगी 30 के बाद, 40 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड आपके पास 10 है, वो हमने ड्रॉ कर दिया। रेड कलर से आपका क्या ड्रॉ हो चुका है, मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब फेजल प्लॉट की बात करें तो जीरो एंगल पर एंगल कितना आएगा आपका, जीरो है। 5 वाले में जो पहली टर्म है उसी की हम बात करें तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर एंगल है आपके पास 5, सॉरी जीरो फ्रीक्वेंसी पर एंगल है आपके पास 0, तो हमने जीरो ग्रीन कलर से ग्राफ में ड्रॉ कर दिया फेजल प्लॉट में।
फिर आपके पास जो है 5 फ्रीक्वेंसी है, उस पर एंगल है 135 पॉजिटिव का, तो हमने 5 फ्रीक्वेंसी पर 135 हमने ड्रॉ कर दिया है पॉजिटिव में। फिर आपके पास 30 फ्रीक्वेंसी पर एंगल है -30, तो 30 फ्रीक्वेंसी पर ग्रीन कलर में आप देखें -30 हमने एंगल ड्रॉ कर दिया है, और 40 फ्रीक्वेंसी पर एंगल कितना ड्रॉ कर दिया हमने 210 एंगल इसका ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह से इसका वन लाइन रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई। हमने कन्वर्जन्स भी सीख ली हैं, कॉस की साइन की कॉस में तमाम चीज़ें। अब ये अगला सवाल आपके पास आ चुका है, एक्स इजिकल्स टू 5 + 4 cos 40 pi t + 630 + 6 sin 60 pi t + 45 - 8 sin 80 pi t + 70। एक्स टी इजिकल्स टू 5 + 4 cos 40 पाई टी को हमने ब्रेक कर देंगे किसमें 2 पाई 20 t + 30 में। फिर +6 कॉस कर दिया, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 2 पाई 60 पाई टी लिखा हुआ था उसको 30 पाई टी कर दिया, और 45 में हमने क्या करा -90 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हम क्या कर सकें उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकें। फिर आपके पास -8 साइन 80 पाई टी + 70 है, इसको भी आपने कॉस में कन्वर्ट करना है, तो +8 कॉस 2 पाई 40 t, 80 को हमने 2 हाफ में ब्रेक कर दिया, +70 में हम 90 ऐड कर देंगे तो ये भी नेगेटिव साइन से पॉजिटिव कॉस में कन्वर्ट हो गया है आपके पास सिग्नल। ठीक है, अब उसको क्या करना है, इसको अगर हम एक्स टी इजिकल्स टू ए कॉस 2 बाई FT + थीटा, ये आपके पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं। एक्स इजिकल्स टू, अब ये हमने थोड़ा मज़ीद उसको खोल लिया है। 5 वाले को अगर हम खोलें राइट साइड में देखें तो 5 cos 2 पाई 0 t + 0 होगा। फिर 6 cos 2 पाई 30 t -45 एंगल्स को हमने अगर सॉल्व कर दिया, पॉजिटिव 45 और -90 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -45 बन जाएगा। फिर +8 cos 2 पाई 40 t + 160, 70 और 90 ऐड होकर 160 हो गए। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो जीरो एंगल पर फिर मैग्नीट्यूड कितना है आपका 5 है, ग्रीन से हमने 5 ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास 30 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड है 6, वो हमने ग्रीन से ड्रॉ कर दिया। और लास्ट है आपके पास 40 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड है 8, वो आपने ड्रॉ कर दिया। फिर एंगल प्लॉट की बात करें, फेजल प्लॉट की, तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर एंगल है आपके पास 0, ये हमने रेड कलर से 0 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फेजल प्लॉट में। और आपके पास फ्रीक्वेंसी 30 पर एंगल कितना है -45, तो वो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। 30 पर -45 आपके पास एंगल है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी 40 पर एंगल कितना है प्लस का 160, तो फ्रीक्वेंसी 40 पर एंगल कितना है प्लस का 160। तो इस तरह से आपके सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन इस सवाल की भी कंप्लीट हुई। टू लाइन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो टू लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि अपने दोनों तरफ हमारे पास राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी प्लॉट बन रहे होते हैं, लेकिन हमें यूलर्स आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉस और साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपके पास यूलर्स आइडेंटिटी क्या कहलाती है, e⁻j थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और e⁻−j थीटा अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दिया, इन दोनों का हम ऐड करें तो लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या है e⁻j थीटा, नीचे है लिखा हुआ e⁻−j थीटा। दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो दोनों एज इट इज़ नीचे लिख दिया हमने e⁻j थीटा प्लस e⁻−j थीटा। ठीक है, हमने उनको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 cos थीटा हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जे साइन थीटा, और नीचे लिखा हुआ है इसके माइनस का जे साइन थीटा, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से, तो नीचे आपके पास रिजल्ट में जे साइन थीटा नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके पास नीचे क्या बचा e⁻j थीटा प्लस e⁻−j थीटा इजिकल्स टू 2 cos थीटा। अब यहाँ से आपने क्या करा है 2 cos थीटा को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इन दोनों को राइट साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब cos थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों e⁻j थीटा से प्लस e⁻−j थीटा से। अब 1/2 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा cos थीटा का हमारे पास आंसर इजिकल्स टू 1/2 e⁻j थीटा प्लस 1/2 e⁻−j थीटा, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमें सवाल में क्या दिया जाता है, कॉस की शक्ल में सवाल होता है हमारा, या साइन की शक्ल में होता है, तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूलर्स आइडेंटिटी की इस फार्मूले से हम आ सकते हैं जो हमने नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है फार्मूला। तो आपके पास ये सवाल था, हमने वन लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे सवाल करते थे, रेड पेन से सब लिखा हुआ है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन जो था। अब अगर सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन को हमें टू लाइन रिप्रेजेंटेशन में करना है तो हम क्या करेंगे, ये नीचे आप लिखा हुआ है ब्लू कलर से ग्राफ के बाद एक्स इजिकल्स टू ए कॉस 2 पाई FT प्लस थीटा, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स इजिकल्स टू ए, आपने ब्रैकेट ए लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन करा क्योंकि हमें कॉस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो कॉस 2 पाई FT प्लस थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 e⁻j, और ये पूरा कॉस का थीटा, थीटा मतलब पूरे कॉस का एंगल 2 पाई FT प्लस थीटा, ये पूरा हमने जे के साथ ई की पावर में लिख दिया e⁻j 2 पाई FT प्लस थीटा प्लस 1/2 ई की पावर, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है e⁻−j थीटा, तो यहाँ पर e⁻−j
और थीटा के बदले हमने पूरे कॉस का एंगल लिख दिया जो कि है 2π/ft प्लस थीटा, और ब्रैकेट फिर हमने बड़ा बंद कर दिया अपना बड़ा ब्रैकेट। अब ए को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा a/2, और ई की पावर में क्या लिखा हुआ था j 2π/ft प्लस थीटा, उसको ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर ए को हमने मल्टीप्लाई करा है सेकेंड टर्म से तो ये भी हो गया a/2, और ई की पावर ये जो लिखा हुआ था -j 2π/ft प्लस थीटा, इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2π/ft माइनस थीटा बन जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन ये जो -2π/ft है वो माइनस में किसी के भी साथ टर्म के साथ लिख सकता हूँ, तो मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दिया वो माइनस, ठीक है। माइनस जो टर्म मल्टीप्लाई होगी माइनस जे का, ये जो माइनस है अंदर जब 2π/ft से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2π/ft होगा। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2π माइनस का ft, क्योंकि चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं 2π/ft, चारों जो है आपस में टर्म्स जो है वैल्यूज़ जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में मैं साइन किसी के भी साथ लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है जे बाहर पॉजिटिव और 2π माइनस का ft, और जब ये थीटा से साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है पूरा कन्वर्जन इसकी हो चुकी है। अब ये एक सवाल है, उसको अगर हम टू लाइन रिप्रेजेंटेशन इसकी करना चाहें, यही सवाल मतलब जो हमने अभी पीछे ड्रॉ करा था, x=a/2 e की पावर j 2π/ft प्लस थीटा, फिर प्लस a/2 e की पावर j 2π माइनस ft माइनस थीटा। तो उसको अगर हम इसकी टू लाइन रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे, पहली टर्म की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी f पर मैग्नीट्यूड कितना है a/2 है, तो हमने लिख दिया पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी f पर, पॉजिटिव f पर फ्रीक्वेंसी f पर a मैग्नीट्यूड कितना है a/2 है, राइट साइड पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अच्छा, दूसरी टर्म में आप देखें तो दूसरी टर्म में क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी -f पर मैग्नीट्यूड है a/2, तो हम क्या लिखेंगे उसको, -f कहाँ पर होगा, लेफ़्ट साइड पर होगा ग्राफ के, तो लेफ़्ट साइड पर -f वैल्यूज़ होंगी, तो फ्रीक्वेंसी -f पर मैग्नीट्यूड कितना है a/2 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम ही है फ्रीक्वेंसी f पर भी और -f पर भी, दोनों टर्म्स में हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी f पर एंगल कितना है, थीटा है। पहली टर्म में आप देखें पॉजिटिव थीटा, तो फ्रीक्वेंसी f पर हमने पॉजिटिव थीटा ड्रॉ कर दिया ऊपर की तरफ। दूसरी टर्म में आप देखें तो फ्रीक्वेंसी -f पर एंगल कितना है, माइनस थीटा है, तो फ्रीक्वेंसी -f पर एंगल कितना हो गया, माइनस थीटा, ग्रीन कलर से हमने माइनस थीटा को नीचे ड्रॉ करा है क्योंकि वो एंगल आपके पास नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हम वैल्यूज़ ड्रॉ करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो आपके पास सेम ही रहेगा, एक ही, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन एंगल में क्या होगा, अगर आपके पास एंगल एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टू लाइन रिप्रेजेंटेशन आपकी होगी। अभी आपको एक सवाल है, ये आप चाहें तो सॉल्व कर लें, 5 + 4 cos 40πt + 30, ठीक है, प्लस 6 साइन है 60πt + 45, इसको आप कॉस में कन्वर्ट करें सबसे पहले, तो एंगल में क्या चेंजिंग आएंगी वो करें, फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, फिर माइनस साइन से प्लस कॉस में जाएंगे तो +8 cos 80πt + 70 हो जाएगा, तो वो कैसे करेंगे, फिर उन सब को करने के बाद फिर आप इस पर अप्लाई करें अपना टू लाइन रिप्रेजेंटेशन, उसको सॉल्व करें, ठीक है। इस तरह से तो ये पूरा सवाल ये आप कर लीजिएगा, टू लाइन रिप्रेजेंटेशन का भी जनरली मैंने बता दिया। अब अगर हम बात करें कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में आपको जाना हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो एनालॉग सिग्नल आपका होता है कंटिन्यूस वैल्यू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसकी सैम्पलिंग करें तो कंटिन्यूस वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि टाइम की स्पेसिफिक वैल्यूज़ को, आपने कहा कि 10 सेकंड की आपके पास एक सिग्नल है, उसके अंदर 10 सेकंड का आपके पास सिग्नल है, 10 सेकंड तक वैल्यूज़ आई रिसीव हुई हैं, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ रिसीव हुई हैं, ठीक है। और जैसे कि आप 10 सेकंड की वीडियो की भी बात कर सकते हैं, 10 सेकंड की वीडियो में बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, आप चाहे इसके अंदर से 1000 वैल्यूज़ भी इमेजेस भी चाहें तो निकाल सकते हैं मशीन को अपनी बोल के, 10 चाहें 10 निकाल सकते हैं। 10 अगर आप कहेंगे मुझे 10 सेकंड की इमेज में से 10 सेकंड की वीडियो में से 10 इमेजेस निकाल के दो, तो क्या कर देगा, हर सेकंड पर आपको एक इमेज निकाल के दे देगा। तो ये क्या हो रही है, सैम्पलिंग कर दी है हमने, टाइम की सैम्पलिंग, यानी कि हर सेकंड पर टाइम हमने क्या कर दिया कि टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, टाइम की हर सेकंड पर आपको जो है एक इमेज आप मुझे निकाल के दो, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड में मुझे 10 इमेजेस निकाल के दो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकंड में मुझे 20 इमेजेस निकाल के दो, तो हर हाफ सेकंड में वो मुझे इमेज की वैल्यू जो भी होगी वो निकाल के देगा, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 20 इमेजेस आ जाएंगी, क्योंकि वो 0.5 सेकंड में पहली इमेज देगा, फिर 1 सेकंड में दूसरी देगा, फिर 1.5 सेकंड में जो तीसरी इमेज आई होगी वो मुझे स्क्रीन पे दिखाएगा, फिर चौथी सेकंड दूसरे सेकंड में जो आपके पास चौथी इमेज आई होगी। तो इस तरह से 10 सेकंड में 20 इमेजेस भी मांग सकता हूँ मशीन से। तो मैंने टाइम को अपनी मर्ज़ी से अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल में के जो एनालॉग सिग्नल है हमारा नेचुरल सिग्नल, उसमें अगर मैं रूल अप्लाई कर दूंगा कि मुझे सिर्फ सैम्पलिंग इसकी कर दो कि मुझे 10 सेकंड की वीडियो में से सिर्फ 10 वीडियो इमेजेस निकाल के दो, तो आपने सैम्पलिंग इसकी कर दी है, तो कंटिन्यूस वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो जाएगा, ठीक है।
टाइम को आपने स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि टाइम की वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर दी कि हर सेकंड में मुझे वैल्यू निकाल के दो या हर हाफ सेकंड में मुझे वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, अगर आप कहेंगे हर सेकंड में वैल्यू निकाल के दो, इमेज निकाल के दो, तो आपके पास 10 वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप कहेंगे हर हाफ सेकंड में मुझे वैल्यू निकाल के दो, तो आपके पास 20 इमेजेस आएंगी 10 सेकंड की वीडियो में से। तो टाइम को आप स्पेसिफाई कर देंगे सैम्पलिंग के बाद। अब आपके पास जो सिग्नल होगा वो कहलाएगा कंटिन्यूस वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। वैल्यूज़ तो अभी भी कंटिन्यूस ही रहेंगी। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर कोई क्वांटाइजेशन कर दी, क्या जो वैल्यूज़ आ रही हैं इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ रही होंगी आपके पास, अगर कलर इमेज है तो इंटेंसिटी वैल्यूज़ होंगी उसकी, RGB की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही होंगी। अगर आप उसमें स्पेसिफाई कर दें वैल्यूज़ को कि आप कहें मुझे कलर इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस चाहिए, तो वो कलर इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट करके आपको देगा। यानी कि आप पहले आपके पास हर पिक्सल पॉइंट पे 3 वैल्यू आ रही थी, अब सिर्फ एक ही वैल्यू होगी 0 से 25 265 तक, जो कि ब्लैक और वाइट कलर के शेड को डिनोट कर रही होगी। तो आपने ये क्वांटाइजेशन कर दी, तो डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपके पास जनरेट होकर आएगा। फिर डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल को पर आप कोडिंग परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 1001 की फॉर्म में डिजिटल सिग्नल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये एक पूरा एनालॉग टू डिजिटल जाने का फ्लो था। अब हम अगर बात करें टेबुलर सिग्नल रिप्रेजेंटेशन की, अपनी सिग्नल की अब मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एन की वैल्यू 0 पर आंसर 4 आ रहा है, फिर एन की वैल्यू 1 पर 3, एन की वैल्यू 2 पर 2 आंसर आ रहा है, एन की वैल्यू 3 पर एक्सन जो है वो 4 आ रहा है। ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म भी हमने पीछे पढ़ी कि एन की वैल्यू 0 पर 4 आ रहा है, तो हमने 4 वाई एक्सिस पर एक्सन 4 आ रहा है आपका। ठीक है, फिर एन की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 1 है, तो वाई एक्सिस पर एक्सन आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर एन की वैल्यू 2 पर ये जो है वो एक्सन जो है वो 2 आ रहा है, तो हमने रेड कलर से 2 तक ड्रॉ कर दिया। फिर एन की वैल्यू 3 पर 4 आ रहा है, तो हमने 4 तक ड्रॉ कर दिया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल की। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक्सन क्या आपने फंक्शन बता दिया कि एन की वैल्यू 0 और 3 पर आंसर 4 आएगा, एन की वैल्यू 1 पर आंसर 3 आएगा, एन की वैल्यू 2 पर आंसर 2 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं टेबुलर में भी एन की वैल्यू 0 और 3 पर आंसर 4 आ रहा है, एन की वैल्यू 1 पर 3 आ रहा है, एन की वैल्यू 2 पर 2 आ रहा है। तो ये आपने फंक्शनल फॉर्म में भी इसको बता सकते हैं। फिर हमारे पास सिक्वेंशियल फॉर्म है। सिक्वेंशियल फॉर्म में भी आप बता सकते हैं कि ऑरिजिन पर 4 है, क्योंकि आप देखें एन की वैल्यू 0 पर 4 आंसर आ रहा था, तो इसका मतलब ऑरिजिन पर आपका 4 है। ये जो एरो डिनोट कर रहा है ऑरिजिन को। ठीक है, फिर ऑरिजिन के राइट साइड पर एन की वैल्यू 1 पर आपके पास आंसर 3 आ रहा है, एन की वैल्यू 2 पर 2 आ रहा है, एन की वैल्यू 3 पर 4 आंसर आ रहा है। ये आपके पास सिक्वेंशियल फॉर्म आ गई इसकी। फिर आपकी फंक्शनल फॉर्म में अगर आप यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा हुआ है कि एन की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और -2 भी शामिल है एन की वैल्यू में, और +2 से छोटी होगी और +2 भी इसमें शामिल है। तो और एन की वैल्यूज़ पर हमने मॉड लगाया हुआ है, तो -2 से +2 तक एन की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे एन मॉड के अंदर, और अदरवाइज़ जो वैल्यूज़ हैं एन की वो 0 हैं, यानी कि -3 पर भी वैल्यू 0 है और +3 पर भी वैल्यू 0 है, और इससे बड़ी वैल्यूज़ भी पर भी एन की 4 5 6 वैल्यूज़ पर भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो आपने टाइम को स्पेसिफाई यहाँ पर कर दिया, -2 से 2 तक आपकी एन की वैल्यूज़ पर मॉड एन आपका आंसर आएगा। तो आपने लिखा सबसे पहले मॉड -2। ठीक है, एन की वैल्यू सबसे पहले -2 पुट करी, फिर मॉड के अंदर -1 पुट कर दिया एन के बदले, फिर मॉड में 0 पुट कर दिया, फिर मॉड में 1 और मॉड में 2 पुट कर दिया। ठीक है, एन की वैल्यू 0 पर ऑरिजिन होता है, तो हमने यहाँ एरो पुट कर दिया 0 मॉड पर। अब मॉड क्या करता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव को भी। तो नीचे आप देखें कि -2 मॉड में था, नीचे वो +2 हो चुका है, फिर -1 मॉड में था, वो +1 हो चुका है, फिर 0 तो +0 की कोई साइन होती नहीं है, फिर +1 +2 मॉड से लिख लिए गए। तो आपने ये क्या आ गई आपकी फंक्शनल फॉर्म से, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिक्वेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, 2, 1, 0, 1, 2। ठीक है, और 0 पर आपका ऑरिजिन है। सिक्वेंशियल फॉर्म में अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ग्राफ में क्या है, एन की वैल्यू 0 पर कोई आंसर नहीं है, 0 आंसर आ रहा है ऑरिजिन पर, तो 0 हमने 0 डॉट को जो है ऑरिजिन को हमने थोड़ा डार्क कर दिया। फिर राइट साइड पे हमने एन की वैल्यू +1 पे 1 आंसर आ रहा है, एन की वैल्यू +2 पे 2 आंसर आ रहा है, और एन की वैल्यू अगर हम ग्राफ ऑरिजिन के लेफ्ट साइड पर देखें तो एन की वैल्यू -1 पर आंसर आपके पास 1 आ रहा है ग्राफ में, और एन की वैल्यू -2 पर आंसर आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, अब इम्पल्स सिग्नल में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, इक्वल्स टू एन की वैल्यू 0 पर आंसर क्या आ रहा है 1, अदरवाइज आंसर क्या आ रहा है 0। तो इम्पल्स सिग्नल अगर हम ड्रॉ करें तो एन की वैल्यू 0 पर आंसर 1 है, अदरवाइज आंसर आप ग्राफ में देख लें तमाम 0 आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 0 पर 1 आ रहा है जो हमने रेड कलर से शो करा हुआ है। अगर सिग्मा एन से हम इसको नोट करते हैं इम्पल्स सिग्नल को। इम्पल्स सिग्नल क्या होता है कि टाइम की कोई भी किसी भी एक वैल्यू पर आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कह दिया था कि पहले सिग्नल में टाइम की वैल्यू 0 पर 1 आएगा, तो इम्पल्स सिग्नल की हमने ड्रॉ कर दिया। अगर हम कहीं इम्पल्स सिग्नल है सिग्मा n-2, तो इसका मतलब क्या हो गया, n-2 इजिकल्स टू 0, n इजिकल टू 2, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2।
तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 2 पर आंसर बनाएगा, अदरवाइज 0। फंक्शनल फॉर्म लिखी इसकी हमने, फिर इसका ग्राफ में हमने ड्रॉ कर दिया कि n की वैल्यू +2 पर आंसर आपके पास बनाएगा ग्राफ में हमने। तो अगर सिग्मा n+3 लिखा हुआ उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी तक हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 तक जानी थी मैक्सिमम। अब सिग्मा इम्पल्स सिग्नल के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे आंसर में वैल्यू 4 तक जाएगी, ठीक है। तो सिग्मा n+3 है, ऊपर n-2 था तो +2 पर आया था। अब n+3 है तो अगर हम कहें n+3 इजिकल्स टू 0, तो +3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, n इजिकल्स टू -3। तो n की वैल्यू -3 पर आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इम्पल्स सिग्नल है 1 आंसर आना चाहिए था, लेकिन इम्पल्स सिग्नल से आपका मैग्नीट्यूड 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n की वैल्यू -3 पे आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। एक और सिक्वेंशियल फॉर्म हमने लिखी हुई है आपके, जो अभी हमने पीछे करा था 2, 1, 0, 1, 2, ये आपके पास एक सिग्नल है। इसको अगर मैं कहूँ कि इम्पल्स फॉर्म में आप लिखें तो कैसे लिखेंगे, xn इजिकल्स टू आप क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा n+2 फिर +1 सिग्मा n+1, क्योंकि -2 पर आंसर 2 आ रहा है, -1 पे आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। फिर +0 सिग्मा n, क्योंकि ऑरिजिन है तो ऑरिजिन पर हम सिग्मा n ही लिखेंगे। फिर प्लस राइट साइड के 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 सिग्मा n-1, ठीक है। और राइट साइड 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा n-2। तो ये इम्पल्स सिग्नल में आपने अपने सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया। तो आपका लेक्चर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है।